दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई नेता चुनाव जीत जाए और फिर मुख्यमंत्री बन जाए और जनता उसे भरपूर वोट दे दे तो मतलब बहुत साफ है कि जनता को उससे बहुत उम्मीद है, उस पर बहुत भरोसा है। या फिर इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे या जिनकी पार्टी की सत्ता थी उससे उम्मीदें टूट चुकी थी, उसके प्रति उसके भीतर गुस्सा भरा हुआ था, तो उसने उस नेता को चुना और उसे मुख्यमंत्री बना दिया। वही नेता दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़े और अपनी पार्टी को जिता दे और दोबारा सत्ता में आ जाए तो इसका मतलब है उसने अपने राज्य में बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। जनता का भरोसा उस पर लगातार बढ़ते चला जा रहा है और फिर वो तीसरी बार फिर चुनाव जीत जाए तो लगता है जैसे जनता के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है और सिवाय इस नेता के उसके सामने कोई दूसरा नेता टिकता भी नहीं है। और उसने वाकई इतना काम कर दिया है राज्य में कि जनता को यह महसूस हो रहा है कि दरअसल इसी शख्स को राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15-15 साल तक एक ही शख्स एक राज्य का मुख्यमंत्री। और इस देश के भीतर में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 15-15 बरस औसतन एक नेता ने मुख्यमंत्री पद को संभाला है। लेकिन आज जिस सच को आपको जानना चाहिए वो सच यह है कि पहली बार चुनाव जीतने के बाद भी वो जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया था, फिर भी चुनाव जीत गया। दूसरी बार उससे भरोसा टूट रहा था लेकिन फिर भी वह चुनाव जीत गया। तीसरी बार राज्य की स्थिति जर्जर होती चली जा रही थी, फिर भी वह चुनाव जीत गया। और किसी की जिंदगी में भी या किसी भी देश के अपने जीवन काल में 15 बरस कोई छोटे नहीं होते हैं और किसी राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर 15 बरस तक सत्ता संभालते हुए अगर उस शख्स ने उस राज्य में कुछ भी काम किया होगा तो उसकी पहचान उस राज्य की मिट्टी के साथ होगी, वहां के विकास के साथ होगी, वहां की चकाचौंध के साथ होगी और वहां के अंधेरे के साथ भी होगी। लेकिन 15 बरस की सत्ता के बाद जब 15 बरस पहले की स्थितियों को टटोलना शुरू करें और एक के बाद एक पन्ने टटोलते हुए यह महसूस होने लगे कि दरअसल इस 15 बरस की सत्ता में तो राज्य में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहा। गरीबी बढ़ती चली गई, गरीब परिवारों की संख्या बढ़ती चली गई, बेरोजगारी की तादाद बढ़ती चली गई, इंडस्ट्रीज का लगना बंद हो गया और अलग अलग तरीके से अपराध भी बढ़े, चाहे वो बलात्कार के मामले हो या दलित उत्पीड़न के मामले हो या सामान्य तौर पर यूं ही अपराध हो। करप्शन लगातार बढ़ते चला जा रहा था, स्थिति नाजुक होती चली जा रही थी, पर कैपिटा इनकम कम होते चला जा रहा था। लेकिन एक ही शख्स 3-3 बार चुनाव जीत गया, 15 बरस तक मुख्यमंत्री रहा, राज्य की स्थिति फिर भी डामाडोल क्यों रही? और फिर भी जनता का भरोसा उस नेता के प्रति, उम्मीद उस नेता के प्रति, चाहत उस नेता के प्रति कम होती दिखाई नहीं देती है। यह कौन सा लोकतंत्र है? या इस लोकतंत्र के भीतर शायद कोई ऐसा पेच है जो सत्ता में बने रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, दोबारा चुनाव जीतने के लिए एक अलग सिस्टम के तहत काम होता है और उस सिस्टम से जनता का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जनता अपने तौर पर वोट डालने निकल पड़ती है, वोट डालने के बाद उंगली पर लगे हुए निशान को दिखाती है और कहती है लोकतंत्र जीत गया। इस लोकतंत्र जीतने की परिस्थिति को एक बार फिर बिहार जीने जा रहा है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार में एक ही चेहरा नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वह दिन थी 24 नवंबर 2005। जी कितने बरस, 14 बरस 11 महीने पहले वो मुख्यमंत्री बने थे और लगातार मुख्यमंत्री रहे। बीच में सिर्फ 9 महीने का ऐसा वक्त आया जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, अपनी खड़ाओं को रखकर यह कहते हुए छोड़ा कि दरअसल जो परिणाम चुनाव के आए लोकसभा के उससे वो आहत है, उन्हें अपनी हार महसूस होती है। तब उन्होंने 9 महीने के लिए 17 मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी को खड़ाऊ देते हुए राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन एक लगातार 14 बरस 11 महीने बिहार की स्थिति आज क्या है? हमें लगता है आज आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उस लोकतंत्र को भी जी लेना चाहिए जिसमें हर 5 बरस के बाद आप डुबकी लगाते हैं, उंगली पर पड़े निशान को दिखलाते हैं और लोकतंत्र की जय जयकार करते हुए दोबारा उस अंधेरी गुफा में समा जाते हैं जिसे नेताओं ने ही बनाया है।
और यह कोई अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, एक फहरिस्त देखिए। मसलन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे रमन सिंह, जो संयोग से दिसंबर 2018 में हार गए चुनाव। 2 ही साल तो हुए हैं, 2 साल से भी कम हुए हैं वो चुनाव हारे हैं, लेकिन 2003 7 अक्टूबर से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। 15 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहे, 15 साल 10 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन क्या हालत हुई छत्तीसगढ़ की, क्या यह बताया जाए? यूनिवर्सिटीज के मामले में, हेल्थ सिस्टम के मामले में, ट्रैवल सिस्टम के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में 15 साल तक उस राज्य की स्थिति कितनी बदतर हो गई, यह भी बताया जाए। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर पद जब संभाला था वो 29 नवंबर 2005 था, जब शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर आज तक वो मुख्यमंत्री बने हैं। बीच में एक छोटा सा कार्यकाल कमलनाथ, कांग्रेस के नेता, वह मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर पिछले दरवाजे से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी 13 साल 18 दिन तक वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन मध्य प्रदेश की पहचान क्या रही? एजुकेशन के नाम पर क्या व्यापम रही? हेल्थ सिस्टम के नाम पर क्या वहां डॉक्टरों की कमी रही? किसी भी सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आप ध्यान दीजिए, जो लोग 15-15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने उस राज्य को क्या किया? राज्य को और खोखला कर दिया, राज्य का और बंटाधार कर दिया, लोगों की स्थिति और नाजुक कर दी। फिर भी वो जीतते रहे, जिताते आए, जनता ने ही वोट दिया। ये अंतर्विरोध की पोटली क्या कहती है? और इतना ही नहीं, नवीन पटनायक, यह तो बीते 20 बरस से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 5 मार्च 2000 को राज्य के मुख्यमंत्री बने और अभी भी मुख्यमंत्री ही हैं, और उनका भी कोई विकल्प नहीं है। यानी एक पॉलिटिकल स्थिरता ने उस राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कॉर्पोरेट की एंट्री हुई। लेकिन लोगों के बीच जब आप जाइएगा, ट्राइबल्स के बीच में, जो गरीब पिछड़े जिले हैं, उन इलाकों में जाइएगा तो स्थिति नाजुक है। और 20 साल पहले जब आप पहुंच जाइएगा, सन 2000 में और 2020 में कौन सी स्थिति हो गई है, तो भी आप चौंक जाइएगा कि क्या वाकई राज्य की इकोनॉमी उस रूप में डेवलप हुई? क्या लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा? क्या लोग अपनी जिंदगी को बेहतर महसूस करते हैं? क्या ये अलग अलग राज्य है। इतना ही नहीं, हमें लगता है 2 जिक्र और होने चाहिए यहां पर। एक तो नरेंद्र मोदी का भी जिक्र होना चाहिए, जो गुजरात के मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 से बने और मई 2014 तक लगातार बने रहे। 13 बरस 7 महीने तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन इन 13 बरस 7 महीनों के भीतर का सच क्या है, हमको लगता है आपको जानना चाहिए। हर सेक्टर को जानना चाहिए। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, वो कॉर्पोरेट की स्टाइल शीट होगी, वो गरीबों की जीवन होगा। वहां पर कितनी बड़ी तादाद में बीपीएल घर हैं, यह भी जानिएगा तो आप चौंक जाइएगा कि गरीबी को ही मापदंड बना के अगर आपसे हम बात करना करें, क्योंकि सारे नेता जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो गरीबों का ही जिक्र करते हैं। गरीब, किसान, गुरबा, इसी का जिक्र करके हर कोई मुख्यमंत्री बनता है। और इन्हीं की स्थिति धीरे धीरे कैसे नाजुक होती चली जाती है। यह अलग मसला है कि जाति में भी बांटा जाता है, धर्म में भी बांटा जाता है, राज्य हिंसक भी हो जाता है, केसेस जो होते हैं उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है, किसानों की स्थिति और बदतर हो जाती है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। ये सारी चीजें इन राज्यों के भीतर भरी हुई है। इसका ये तो 21वीं सदी के मुख्यमंत्रियों का हम नाम ले रहे थे आपके सामने। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और मौजूदा वक्त में चुनाव मैदान में अगले 5 वर्ष के लिए फिर मुख्यमंत्री रहने के लिए मैदान में कूद चुके नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिस पे इस देश की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है बीजेपी, उसने भी उन्हीं पर दाव लगा दिया है कि आप ही चेहरा हैं, हम आप ही के पीछे खड़े हैं। लेकिन इन 15 वर्ष में क्या हुआ, पहले आप क्या जानना चाहेंगे? हमें लगता है कि नीतीश कुमार को जानने से पहले एक चीज जानिए, क्योंकि हर कोई गरीब गुरबों की बात करता है तो इस सच को जरूर जानना चाहिए कि इस देश के भीतर में कितने घर हैं जो बीपीएल परिवार हैं। बिहार के भीतर में जनसंख्या है 12 करोड़ 40 लाख, ये 2020 की जनसंख्या हम आपको बता रहे हैं। उसमें से 2 करोड़ 74,242 घर बीपीएल के हैं। कल्पना कर रहे हैं आप? 2005 में लौट जाइएगा तो औसत बढ़ गया है, गरीबों की तादाद बढ़ गई है।
पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। लेकिन आइए मध्य प्रदेश में देखिए, 8.5 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 1,47,23,864 घर बीपीएल परिवार रहते हैं। छत्तीसगढ़ में 3,20,00,000 जनसंख्या है, उसमें 57,14,798 घर यानी 57,14,798 घर गरीबी रेखा के हैं, बीपीएल परिवारों के हैं। उड़ीसा में 4,60,00,000 लोग रहते हैं, उसमें 99,42,101 घर बीपीएल परिवार है। और गुजरात, जिसको आप गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, आधुनिक गुजरात, शानदार गुजरात, विकसित गुजरात, क्या क्या नहीं मानते हैं व्यापारिक दृष्टि से, लेकिन उसके भीतर की गरीबी का सच भी जान लीजिए। 6,40,00,000 जनसंख्या गुजरात की है और वहां पर 1,16,29,409 घर बीपीएल है, यानी रईसी सिमटी हुई है, यानी पैसा चंद हाथों में है, यानी मुश्किल हालात बहुसंख्य तबके के पास है और बहुसंख्य तबके के वोटर से ही जीतकर उन्हीं के भरोसे और उम्मीद के आसरे कोई मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन फिर भी वो जीतते चले जाते हैं। जो भी जादू करते हैं, उनकी उंगलियों में जो भी जादू होता है, चेहरे पर जो भी चमक दमक होती है, वाक्पटुता में जो भी संवाद जनता से बनाते हैं, वो शायद उम्मीद और भरोसा ऐसा जगा देते हैं क्या? या फिर एक तंत्र काम करता है चुनाव में सफल होने का? उसमें सरकारी इंस्टीट्यूशन लगा होता है, पैसा लगा होता है, करप्ट स्थितियां लगी होती हैं और जनता खुश होती है, उंगली दिखाकर उसने वोट दे दिया और लोकतंत्र को जी लिया। इन परिस्थितियों में एक रेफरेंस हमको लगता है आपके दिमाग में आना जरूर चाहिए, उसके बाद हम स्थिति बतलाएंगे ओवरऑल। वेस्ट बंगाल में लगभग वहां पर ज्योति बसु जो थे सबसे लंबे वक्त तक, लेकिन वह 21वीं सदी से पहले की स्थिति है। ज्योति बसु अपने तौर पर 22 साल 5 महीने मुख्यमंत्री रहे। इस दौर में वहां की इकोनॉमी, वहां का गरीब, वहां की किसानी, वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां का हेल्थ सर्विस किसी भी हालत में उन्हीं परिस्थितियों में रहा जो इस 22 साल में गद्दी संभालने से पहले की स्थिति थी। एक प्रोसेस जब इतने लंबे तौर तक होता है तो 3 चीजें उभरती है। एक, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वह अपने करप्शन को सिस्टम का हिस्सा बना लेती है। उस सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ जो कैडर होता है, कार्यकर्ता होता है, धीरे धीरे सत्ता के लिए वह ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि उसको अपना हर काम, किसी भी तरीके का हर काम उसको लगता है वो उस दायरे में कर रहा है जहां कानून उसके लिए है, यानी वो भी सिस्टम का हिस्सा है। और तीसरी बड़ी बात, कानून भी धीरे धीरे उस करप्ट सिस्टम के लिए काम करने लगता है जिसके खिलाफ उसको खड़े होना था, कार्रवाई करनी थी, एफआईआर दर्ज कर कर आगे जांच करनी थी, भ्रष्ट लोगों को जेल में डालना था। लेकिन सत्ता है तो सत्ता सिस्टम में ही अपने आप को ढाल लेती है और सिस्टम को अपने अनुकूल कर लेती है। यह है इस देश में करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन की स्थिति। क्योंकि इन सब के भीतर थोड़ा सा और घुसिएगा, जब इन 5 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, बिहार पर आते हैं, कैटेगरली बिहार पे हम आएंगे, खासतौर से हमको लगता है यह आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जब जाइएगा तो बिहार में 40 सांसद होते हैं। नीतीश काल में 40 सांसद, अभी भी 40 सांसद तो जीत कर आए, और 243 विधायक होते हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए इन 15 बरस के दौर में 85 सांसद करोड़पति हो गए, यानी पहले करोड़पति नहीं थे, करोड़पति हो गए इस 15 बरस के बीच में। कुछ फिर चुनाव हार गए, कुछ दूसरी पार्टी में चले गए, वहां कुछ और बन गए, कोई कहीं कुछ और हो गया, लेकिन 85 सांसद ऐसे हैं जो करोड़पति हो गए। 243 वहां की विधानसभा का हिस्सा है, उसमें बीते 15 बरस में 468 एमएलए ऐसे हैं जो करोड़पति हो गए, पहले नहीं थे, सत्ता में आने के बाद करोड़पति हो गए। मध्य प्रदेश में 29 सांसद चुनता है, बीते 15 बरस में 41, शिवराज सिंह चौहान के दौर में 41 सांसद ऐसे जो करोड़पति हो गए, 374 एमएलए ऐसे जो करोड़पति हो गए, 230 एमएलए का वहां पर विधानसभा का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में 11 सांसदों को चिंता है, सिर्फ 13 सांसद ऐसे रमन सिंह के दौर में जो करोड़पति हो गए, जो नहीं थे पहले करोड़पति, वो करोड़पति हो गए। 90 विधानसभा के एमएलए का वहां कैपेसिटी है, 172 रमन सिंह के दौर में 172 एमएलए करोड़पति हो गए। उड़ीसा में 21 सांसद चुनते हैं, 36 सांसद ऐसे जो करोड़पति हो गए इसी दौर में, जिस दौर में नवीन पटनायक की सत्ता है। 147 एमएलए
कि वहां कैपेसिटी है विधानसभा की लगभग 213 एमएलए करोड़पति होगा इसी दौर में। जब ये करोड़पति हो रहे थे तो जनता गरीब कैसे हो रही थी, जनता के बीपीएल परिवार कैसे बढ़ रहे थे, और वो संख्या बढ़ती जा रही है। 2004-5 को अगर आप एवरेज निकालिएगा इस देश के भीतर में, इन स्टेट्स में जहां पर 15-15 बरस तक सत्ता रही है, तो जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग थे और जो कमाई थी पर कैपिटा इनकम भी, वह भी इनकी कम हो गई मौजूदा वक्त में 20 साल में। याद कीजिए, जब इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद बने, अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि 2020 हमको एक टारगेट रखना चाहिए, जिस समय यह देश विकासशील ना हो, विकसित देश हो जाए। एक प्लानिंग उन्होंने रखी थी, एक सोच के साथ रखी थी। लेकिन 2000 से 2020 में जब हम आते हैं तो इस दौर में लोकतंत्र एक ही व्यक्ति को जीता है, उसी को जिताता है और अपनी स्थितियों को नाजुक करते चला जाता है। क्या यह संभव है? किसी भी जगह पर यह संभव है कि जो मालिक है, मालिक ही मानिए, राजा मानिए सीएम को, अभी फिलहाल इस देश के पीएम को भी आप राजा मानिए, को जो मानना मानिए, लेकिन वो मालिक अपने यहां मातहत काम करने वालों की स्थिति को नाजुक करते चला जाए और मातहत काम करने वाले लोग जब वोट देने आए तो कहें कि नहीं मालिक आप ही जीतिए इस बार भी। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, तभी हो सकता है जब उस मालिक की ही चल रही हो। तो हमारा लोकतंत्र एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां पे हम सिर्फ उंगली दिखाएंगे वोट दिया है, लेकिन स्थिति कैसी रहेगी इन 4 राज्यों का अध्ययन से बहुत साफ निकलता है। अब घुसिए इसमें, एक टेस्ट केस बिहार इसलिए ले लीजिए क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और बिहार में की स्थिति क्या है जरा इसको समझिए। बिहार 12 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या वाला राज्य, जिसका जीएसटी में योगदान है 1.3%, इनकम टैक्स कलेक्शन के जरिए उसका योगदान है 1.2%। हम सबका बताएंगे चारों का, लेकिन खाली बिहार का सुनिए। यूनिवर्सिटीज बीते नीतीश कुमार के दौर में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज स्टेट अपने तौर पर क्रिएट कर पाई। एवरेज ज्यादा है देश का, बहुत ज्यादा है, लेकिन इस इतने बरस में वो हर बरस एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बना पाई, और जिन यूनिवर्सिटीज को इन्होंने बनाया है उन यूनिवर्सिटीज की स्थिति भी नाजुक है। नाजुक इस मामले में कि वहां पर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, यह भी देखने की जरूरत है, जो कि बड़ी नाजुक स्थिति में ये तमाम राज्यों की स्थिति है। हेल्थ सिस्टम में सबसे नीचे बिहार इसलिए है क्योंकि वहां डॉक्टर्स 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। WHO कहता है 1,000 लोगों पर रहना चाहिए, भारत सरकार का औसत कहती है 11,000 लोगों पर है, लेकिन बिहार में 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अस्पताल बिहार में सबसे कम, वेंटिलेटर बिहार में सबसे कम, बेड्स सबसे कम बिहार में, एम्बुलेंसेज सबसे कम बिहार में, सारी चीजें बिहार में सबसे कम है। अगर हेल्थ सेक्टर की यह स्थिति है तो आइए इंडस्ट्रीज पर। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है? बिहार सरकार के आंकड़े बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे पास 1,676 यूनिट्स है, टोटल खर्चा 6,639 करोड़ का। इसका मतलब है कि प्रति इंडस्ट्री की लागत जो है वो 4 करोड़ से भी कम है, 3 करोड़ 90 लाख, और हर इंडस्ट्री से जुड़े हुए एम्प्लॉइज की तादाद है 33,000। ये एक एवरेज निकल कर आता है। लेकिन जब इसके भीतर थोड़ा सा और आप झांकिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या वाकई ऐसी स्थिति है जहां पर कोई काम नहीं हुआ है, तो पता चलता है कि बिहार के भीतर में जितनी भी यूनिट्स काम कर रही है वह यूनिट मैक्सिमम PSUs की यूनिट्स है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, 77 उसकी यूनिट्स है, उसमें से 44 यूनिट डिफंक्शनल हो गई है, वो काम नहीं करती है, सिर्फ 33 काम करती है। और गवर्नमेंट ने जो इस पे इन्वेस्ट किया है वह 53,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। एम्प्लॉइज 16,500 है, 16,500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। लेकिन इससे जो लाभ हो रहा है सिर्फ 10 कंपनियों से लाभ हो रहा है। लेकिन 10 कंपनियों से कितना लाभ हो रहा है? टोटल लाभ ही 278 करोड़ है, यानी प्रति कंपनी 2.5 पौने 3 करोड़ रुपए का लाभ एक कंपनी से हो रहा है। यह स्थिति सालाना है, और लॉस लगभग 4,300 करोड़ का है। हर सेक्टर बिहार का, जब आप बात कीजिएगा डेयरी, फिशरीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पेपर टाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, स्कूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो सिस्टम, हाउसिंग, किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा बिहार की स्थिति नाजुक है। लेकिन नीतीश कुमार फेस होने चाहिए। नीतीश कुमार को हम 15 साल से जिताते आए, हम जिताएंगे। उनके पक्ष में एक चीज जुड़ती है कि इससे पहले की जो सत्ता थी उसने कानून व्यवस्था का चौपट कर दिया था। कम से कम अब बेटियां घर से निकलती हैं सुरक्षित लौट आएंगी,
यह तो हो जाता है। अब आप कल्पना करिए, इस देश को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि कानून अपने तरीके से काम करता हुआ नजर आए, वह भी जनता के लिए तब जब उसमें सत्ता की कोई दखल ना हो, अपराधियों का बोलबाला ना हो। सत्ता की दखल होगी तो कानून सत्ता के लिए काम करेगा, लेकिन अपराधियों पर नकेल कसेगा। इसीलिए नीतीश कुमार को वोट दिया जाता है, क्योंकि कानून तो काम कर रहा है जनता के लिए। तो पुरानी सत्ताओं को समझना होगा कि एजुकेशन मैटर नहीं करता है, हेल्थ मैटर नहीं करता है, इंडस्ट्री मैटर नहीं करती है, एग्रीकल्चर मैटर नहीं करता है, किसान मैटर नहीं करता है, मजदूर मैटर नहीं करता है, बेरोजगारी मैटर नहीं करती है, हायर एजुकेशन मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। इन चारों राज्यों की स्थिति कमोवेश इसी दिशा में जाती है कि एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स को सामने लाकर खड़ा कर दीजिए जिसके बाद जनता करे मालिक आप ही बने रहिए तो अच्छा है, अन्यथा स्थिति बिगड़ जाती है, सिस्टम डामाडोल हो जाता है। चाहे करप्शन हो रहा हो, चाहे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ गया हो। क्योंकि जब हम आपको आंकड़े बता रहे थे तो एक चीज बताना भूल गए आपको, इन 15 साल के भीतर में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो था वह लगभग 75% तक राइज किया है। जिन 4 राज्यों में 15 साल तक मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति रहा, एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति, उसी के हिसाब से चीजें चलती रही। मनरेगा जो है, मनरेगा से इनकम हम लोग अब अंदाज लगाना शुरू करेंगे। मनरेगा बिहार में 35 दिन काम दे पाता है। जिन 4 राज्यों का हमने जिक्र किया है वहां भी 42 दिन से ज्यादा काम दे नहीं पाता है। हर दिन के हिसाब से 45 दिन का मतलब यह हुआ और 35 दिन का मतलब यह हुआ कि साल में इतने दिन ही काम मिलेगा। और अगर इसको 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो इस बार बढ़ाया गया है उसके हिसाब से भी जोड़ लें तो आपको जानकर हैरत होगी, इन 4 राज्यों में और बिहार में सबसे कम 19 रुपए 17 पैसे पर मनरेगा मजदूर एक दिन जीता है पूरे साल के हिसाब से। यह स्थिति बिहार में मनरेगा मजदूर की, और पूरा इन 4 राज्यों की स्थिति देखिएगा तो वह बढ़ेगी थोड़ी सी और बढ़कर वो पहुंच जाएगी 22 रुपए, 19 रुपए की जगह 22 रुपए हो जाएगी। दूसरा यह है कि जो स्टेट की जो इनकम होती है उस इनकम के हिसाब से अगर पर कैपिटा इनकम आप निकालेंगे तो बिहार में पर कैपिटा इनकम आएगी ईयरली 42,242 रुपए। इसको अगर मंथ में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 3,520 रुपए। इसको अगर प्रतिदिन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 117 रुपए। यानी बिहार में जो पूरे राज्य की इनकम है उस इनकम के मातहत जो काम होता है वो 117 रुपए प्रतिदिन होता है। ये हम बता रहे हैं ऐसी स्थिति में जहां पर अप्लाई का चलो 117 रुपए तो हो जाता है, स्थिति और नाजुक है। किसानों की आय बिहार में सबसे कम लगभग 3,500, हर दिन का 116 रुपए। सबको जब आप जोड़ते चले जाइएगा तो बिहार में लगभग बीपीएल की स्थिति 50% पार कर जाती है। यही स्थिति इन राज्यों की है जो कि 40% के ऊपर है और 50% के बीच में है। गरीबी रेखा से नीचे इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन यहीं से सवाल होता है कि सत्ता अपने तौर पर कैसा जीवन जी रही है, और अगर जी रही है तो वो क्या करती है। अब आप सोचिए, जितनी आय नहीं है उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशन वालों को पैसा देना पड़ता है। यह बिहार का एक अनूठा सच है। बिहार में जो स्टेट की कमाई होगी उससे ज्यादा जो गवर्नमेंट सैलरी और पेंशन बिल है वह है 35,996 करोड़। यह हम आपको 18-19 का डाटा गवर्नमेंट बिहार सरकार का दे रहे हैं। गवर्नमेंट सैलरी और पेंशन 35,996 करोड़, और गवर्नमेंट की जो टोटल रेवेन्यू आई वो रेवेन्यू आती है 33,539 करोड़। यानी जो सैलरी और पेंशन है वह भी ज्यादा है जो इनकम है उससे ज्यादा। तो पैसा कहां से आएगा? पैसा सेंटर से आएगा। जो गुलामी नीतीश कुमार करते हैं इस वक्त मोदी सरकार की, उसकी वजह यह है पैसा तो सेंटर से ही आएगा, अन्यथा हम लोग का जीवन कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री का खर्चा कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री निवास कैसे चलेगा? राजभवन कैसे चलेगा? जो गाड़ियों में घूमना है वो कैसे चलेगा? हवाई जहाज से जो सफर करना है वो कैसे चलेगा? विधायकों को पैसा कैसे मिलेगा? और ये सारी परिस्थिति होते होते अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनधारी, इनको पैसा कौन देगा अगर सेंटर की गुलामी नहीं करेंगे? क्योंकि बिहार एकमात्र राज्य है जहां पर 75% वह पूरी तरह निर्भर है सेंटर पर, और कमोवेश ऐसी जगहों पर इन्हीं राज्यों में स्थिति 50 से 60% निर्भरता उनकी सेंटर पर ही है। अब आप क्या करेंगे? और जब इन स्थितियों को जीना शुरू करते हैं इन राज्यों में तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी मिमिक्री में तब्दील कर दी गई जिसमें जो सत्ता पे बैठा हुआ है वो सत्ता पे बने रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है अगर
उसको जनता के उस खून की खुशबू लग गई है जिसमें उसकी रईसी रहे और जनता गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी जीते हुए मर जाए, खप जाए। क्योंकि इन स्थितियों का सामना करते हुए बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को जब आप एक हिस्से में और मध्य प्रदेश को भी जोड़ दीजिए, उस हिस्से में देखते हैं तो एवरेज हर क्षेत्र में जो देश का एवरेज है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बीपीएल में हो, चाहे एग्रीकल्चर की कमाई में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमाई में हो, चाहे पीएसयू सेक्टर की कमाई से हो, किसी भी क्षेत्र में जो नेशनल एवरेज है, देश का जो एवरेज है, पूरे देश की जनसंख्या, उसकी इनकम को मिलाकर, वैसी जगहों पर जहां पर 15-15 साल तक एक एक व्यक्ति राज करता है, वह उस नेशनल एवरेज के भी नीचे चला जाता है। गुजरात इसलिए ऊपर आता है क्योंकि गुजरात में असमानता सबसे ज्यादा है। एक तबका ऐसा है जिसके पास इतनी पूंजी है क्योंकि, और दूसरी तरफ गरीब तबके के पास कुछ भी नहीं है। यह स्थिति वहां किसान मजदूरों की हो गई है। लेकिन एक तबका ऐसे है, अंबानीज गुजरात से आते हैं, अडानी गुजरात से आते हैं। दुनिया के मानचित्र पे रईसों की शुमारी में टॉप 20 में इन दोनों का नाम आता है, टॉप 10 में अंबानीज का आता है, 10-20 में अडानीज का आ जाता है। तो सोचिए कि असमानता कितने चरम पर है। और यहीं से आखिरी बात शुरू होती है। वोट तो आप ही को देना है, सत्ता आप ही पे राज करेगी, लोकतंत्र का नाम पर आप ही को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी स्थिति नाजुक जब होती चली जाती है तो आप जाति में क्यों फंस जाते हैं, धर्म में क्यों फंस जाते हैं? आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि बलात्कार की घटनाएं इसके शासनकाल में बढ़ गई, अपराधियों की तादाद राजनीतिक सत्ता में इसी के शासनकाल में लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये होते होते अब सेंटर लेवल पर आ गया है। कोई कुछ भी कहे, 2014 में पार्लियामेंट के भीतर में जितने अपराधी थे, जितने करोड़पति थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी 2019 में हो गई, 2024 में और बढ़ जाएंगे और अपराधी तत्व आ जाएंगे। तो इसका मतलब है गुरेज नहीं है किसी बात से, सिर्फ गुरेज इस बात से है कि हमारी सत्ता कैसे बनी रहे, इसी के लिए हम काम करते हैं। लोकतंत्र जीना है तो आप जी लीजिए, जातियों में फंसना है तो आप फंस जाइए। चेहरा तो हमारा ही देखना होगा, नहीं देखिएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और अगर जनता एकजुट हो गई तो उसके सामने बोलेंगे हमसे बेहतर चेहरा तो दिखाओ। यह नहीं सोचा जाएगा कि दरअसल बेहतर चेहरा नहीं, यह देश फेडरल सिस्टम के काम करता है, उसके मातहत काम करता है, संविधान को, कानून के राज को लागू कराता है। और हम चाहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर सिर्फ काम करे। कभी भी एक ही व्यक्ति को लंबे वक्त तक रखना चाहिए या नहीं चाहिए, फैसला आप कीजिए। स्थिति अगर आपकी नाजुक होती चली जा रही है, फिर भी आप उसी को चुनेंगे, फैसला आप कीजिए। अगर उस शख्स ने तंत्र ऐसा बना लिया है जहां पर आपके वोट का कोई मतलब नहीं है, फैसला आप कीजिए क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।